बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका, यानी आप अगर सादा अल्फाज में हम झटका ना कहें, ये कहें कि इसराइल घुटनों में गिरा है तो गलत ना होगा। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, उस हमले के बाद जब वो इनके कैदी ले गए तो उन्होंने इनको एक डील ऑफर की थी। उसमें कहा था, इन्होंने चूंकि बाद में हमले शुरू कर दिए, उन्होंने इनको 2-3 डील्स ऑफर की थी। एक डील उन्होंने ऑफर की थी कि हम आपके कैदी रिहा कर देते हैं, तो आप उसके बदले फ्यूल भेजें, खाना भेजें और गजा के अंदर चीजें भेजें। नेतन्याहू ने इनकार किया। फिर कहा कि हम आपके 50 कैदी रिहा कर देते हैं, तो आप लोग बदले में हमें कुछ चीजें दें। यानी वो चीजें क्या थी कि आप सीज फायर कर दें। इन्होंने इनकार कर दिया। फिर कहा गया कि आपके कैदी हम रिहा कर देते हैं, आप सिर्फ 5 दिन के लिए ये जंग बंदी कर दे। नेतन्याहू ने वो भी इनकार कर दिया। जब भी कोई फरमाइश आती थी, नेतन्याहू एक नई लिस्ट दे देता था, नहीं ये करो वो करो, वो नाकाबिले कबूल होती थी। अब इतना इसराइल को घुटनों में गिराया है, जिस तरह कहते हैं कि अल्लाह पाक ने तकब्बुर को पाश पाश किया। नेतन्याहू ने कहा था कोई डील कुछ नहीं होगा। अब अल अरेबिया से लेकर बड़े बड़े मीडिया आउटलेट ने खबर ब्रेक कर दी है, जो उनको दी गई है कि अब आप ब्रेक कर दें। वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब वो जो मामला सामने आया है वो ये है कि 100 के करीब हमास इसराइल के जो कैदी उन्होंने पकड़े हैं उनको रिहा करने को तैयार है। बदले में इसराइल की जेलों में कैद खवातीन और बच्चे जो हैं उनको वो रिहा करने को इसराइल तैयार हो चुका है। इस डील को स्ट्राइक करवाया है कतर की जानिब से। कतर ने रोल प्ले किया है। मुसाद के चीफ पहुंचे थे, उन्होंने जाकर कतर का विजिट किया। साबिक गए थे, फिर उसके अलावा करंट जो सीआईए के चीफ हैं वो गए थे, फिर कायरा गए थे। ये सब ने मिलकर एक डील फाइनलाइज करवाई है और इस डील के तहत इसराइल घुटनों में गिरा है और वो 100 कैदी रिहा करने को तैयार हो गए हैं हमास के लोग, और ये भी बदले में रिहा करेंगे। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब चूंकि मीडिया पर ये बात आ गई है तो इसराइल ये भी हो सकता है कि जी वो ऐसा ऐसा, आपको पता है कि वादा खिलाफ इनसे बड़ा कौन है, और वो कहते जी हम तो इस डील को मानते ही नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि इस दफ़ा इसमें मसला ये है कि अमेरिका पड़ा हुआ है। आप ये देखें कि जब यूक्रेन की बारी आई तो कितनी दफ़ा ऑफर किया था। उस वक्त पुतिन ने उसने कहा आओ बैठकर अमन की बातचीत कर लेते हैं। कई ममालिक ने, सऊदी अरब से लेकर बड़े ममालिक, चाइना ने भी कहा कि मैं फाइनलाइज करा देता हूं, बैठकर बात हल कर लेते हैं, इस जंग को ख़त्म करते हैं। तब अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, जो मर्जी हो जाए नहीं। अब इसराइल को चूंकि कुट पड़ रही है, गजा के अंदर हालात ख़राब है, और अमेरिका को जो रिपोर्ट दी गई उसके मुताबिक उन पर उनके मिलिट्री बेसिस पर शदीद हमले हो रहे हैं, मजीद हमले होंगे और उनके हाथ से मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक की सपोर्ट निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि ये लड़ाई बढ़ेगी और इसमें अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका को ये कह दिया जाए कि तुम अड्डे यहाँ से फारिग करो, निकलो यहाँ से। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने अब जो काम शुरू किया है, उन्होंने कहा जी नहीं, ये डील करो, ये बैठकर मामला तय करो, ये जी ऐसे करो वैसे करो। ये सारी सूरत हाल उन्होंने इसके सामने रख दी है। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कह रहे नहीं जी डील फाइनलाइज करनी थी, जी जी ऐसे करना था, जी वैसे करना था। अब करते करते मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि अब अमेरिका ने प्रेशर डाला है। सब ने कहा है कि नहीं आप ये करें। असल में कतर और ये बाकी सारे क्या चाह रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि ये पहला स्टेप है, यानी ये कैदी रिहा करें। अगले स्टेप पर हम ये करेंगे कि हम जंग बंदी करवाएं। जंग बंदी चाहे वो 3 दिन की हो, 5 दिन की हो, हम एक जंग बंदी करवाएंगे, फिर उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, फिर उनके साथ बातचीत करेंगे, फिर हल करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के अंदर भी बड़ा प्रेशर आ रहा है। नेतन्याहू के घर का घेराव किया जा रहा है कि भाई तुम लोग ये काम छोड़ो और तुम लोग को डील करो, उनके साथ लड़ाई खत्म करो। लेकिन इसराइल नहीं ये चाह रहा, क्योंकि वो चाह रहे हमने गजा को करना है फतह। अब पहला स्टेप तो हो गया है और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी एक डील स्ट्राइक हुई है, और ये इसराइल की बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए हमास तो डे फर्स्ट से कह रहा था कि हम आपके कैदी रिहा करने को तैयार है, बदले में आप हमारे रिहा कर दें। वो तो तैयार नहीं हुए। इसराइल ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि अब वो जो कैदी हैं ये ऊपर से बमबारी करें बिल्डिंग्स में, चीज़ों में। हो सकता है किसी एक जगह पर वो कैदी भी मौजूद हो, और कई जगह जैसे इन्होंने स्ट्राइक किया है इसराइल ने और अपने कैदी मार दिए बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर वो कैदी जो है वो आ जाए और वो एक किसी जगह स्ट्राइक करे और बदले में वो मजीद इनके लोग मारे जाएं।
और ऊपर से अब आप ये देखें कि ये डील को इजराइल के अंदर आम लोग दुनिया भर सारे कह रहे करें, अरब ममालिक से लेकर सब ये चाह रहे हैं कि अमन हो जाए, कोई ये जंग बाहर ना निकले, पूरा वर्ल्ड चाह रहा है सीज फायर हो जाए, इवन के अर्दुगान ये चाह रहे हैं सीज फायर हो जाए, अमन आ जाए। लेकिन नेतन्याहू कहता नहीं, मैं अपनी हटदर्मी पर तैयार हूँ। अब चूंकि इसराइल की जानिब से प्रेशर उस पर बहुत ज्यादा आ रहा है कि भाई आप कैदियों को रिहा करवाओ, और एहतजाज हो रहा है उन लोगों की जानिब से जिनके कैदी घर वालों को पकड़ा हुआ है, वो आकर कह रहे नेतन्याहू को कि तुम बातचीत करो, 35 दिन हो गए हैं। इवन के वहां पर उनको डॉक्टर्स मिला। इनको प्रॉब्लम ये है कि वो जब हम इनको रिहा करेंगे वो आकर कहानियां बताएंगे कि उनके साथ ये सलूक हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ। ये चाहते हैं वो आकर स्टोरीज बताए कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये इस सारी सूरत हाल में तैयार करेंगे, क्योंकि हालिया जो उन्होंने रिलीज करवाई थी खवातीन, उन्होंने तो आकर क्लियरली बताया था कि हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ है, हमें डॉक्टर्स दिया गया था, ख्याल रखा गया था। अब इसराइल की बड़ी नाकामी है। पहली एक किस्त आप समझ लें कि इसराइल घुटनों पर गिरा है, वो पहले बात मान नहीं रहा था। अब आप सोचिए जरा, लेट से इसके बाद हम अगले स्नैरियो पर बात करते हैं कि अगर सेकंड स्नैरियो में वो ये बात मानने को तैयार हो जाते कि 5 दिन का कोई सीज फायर हो जाए या 3 दिन का हो जाए, और उसमें उनको मौका देना चाह रहे हैं कि आप सब लोग बात करें। इसराइल असल में ये चाह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो, यानी फलस्तीन और इसराइल की जो रियासत है वो साथ साथ चले, वो ये नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि सिर्फ एक ही रियासत हो और वो इसराइल हो। और ये देखिए, हमास के लोग आप जानते हैं कि वो यहाँ तक उनकी पोजीशन क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ तक तैयार हैं कि आप 1967 की पोजीशन पर चले जाए, यानी मस्जिद अक्सा का होल्ड छोड़ दें, फौजें निकाल दें। ठीक है, आपके पार्टीशन हो गई है, रहना चाह रहे हैं तो आप साथ रह सकते हैं, यानी फलस्तीन को भी तस्लीम करना होगा, ठीक है, इसराइल को भी आप तस्लीम कर रहे हैं। यहां तक तो उन्होंने एग्री किया हुआ है कि 1967 की पोजीशन है, गोलान हाइट छोड़नी है आपने, जो खास तौर पर मिस्र का इलाका छोड़े, उर्दन का, लिबनान का, और बहुत सारे इलाके आपको छोड़ने पड़ेंगे, और आपको मस्जिद अक्सा का होल्ड भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी आप छोड़ेंगे। ये वो कहते हैं जी हमने ये काम नहीं करना, हम तो जाहिर सी बात है मस्जिद अक्सा छोड़ेंगे तो यरूशलेम आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये असल में इस वक्त जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी हमने ये काम करेंगे। लेकिन ये जो डील स्ट्राइक होती है, और आप सोचिए इसके बाद अगर ये मामला यहाँ तक जाता है तो इसराइल का सीज फायर होता है, तो लोग पूछेंगे बताओ कि तुमने 36 दिन किया क्या है, तुमने मार खाई है। वो तुम्हारे सामने आकर एंटी टैंक मिसाइल फायर करते, तुम्हारे टैंक्स तबाह हो जाते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट, कहाँ तक पहुंचे हो तुमने तो कहा था मैं 6 दिन में जंग खत्म करूंगा, 3 दिन में करूंगा, 2 में करूंगा। अब नेतन्याहू सबको आकर कह रहा है कि नहीं, ये जंग बड़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि हमारी सोच से ज्यादा हमास खतरनाक साबित हुई है। वहां से जब वो फौजियों से जाकर मिलता है तो वो उनको बताते हैं कि जी हमें जो इंटेलिजेंस मालूमात हमास के बारे में दी गई थी ये उससे ज्यादा खतरनाक है, वो सुरंगों में है, उस पर आप बताएं हम क्या करें। यानी ये वो सारी सूरत हाल है जो इसराइल के लिए नाकाबिले कबूल थी पहले भी, और आज भी, और हो सकता है अगले कुछ अरसे तक भी रहे। यहां जाकर उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा वीक होती है। अमेरिका असल में चाह रहा है ये जंग खत्म हो। अमेरिका ये चाह रहा, देखिए 2 चीजें समझिए, अमेरिका बैक वक्त यूक्रेन की जंग, बैक वक्त इसराइल की जंग मुसलमानों के खिलाफ, और फिर चाइना को कंटेन साउथ चाइना सी में, सवाल ही पैदा नहीं होता, अमेरिका कर ही नहीं सकता। देखिए आप एक जंग संभाल नहीं सकते, आप अफगानिस्तान की नहीं संभाल पाए, वहां से जूते खा लिए, यूक्रेन की आप संभाल नहीं पा रहे, वो आपके हाथ से बिल्कुल निकल गई है, आप क्या इसराइल की जंग संभालेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इसराइल की जंग तो जिस रुख इख्तियार कर रही है, देखिए यूक्रेन का मामला था डिफरेंट, वहां तो लड़ाई जारी है और जो भी है, यहाँ तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, और अमेरिका को ये बात पता है कि हम पर हमले किस तरह होंगे, तमाम मिलिट्री बेसिस पर हमारे हमले होंगे, और स्टिल होना शुरू हो गए हैं। इराक ने मजीद हमले किए और हर जगह पर उनके हमले और बरसात हो रही है उन पर हमलों की, और उनके लोग मारे जा रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं। तो वो इनको बाइडेन 2-2 दफा पैगाम भेज रहा है, खुद चल के आ रहा है, नेतन्याहू को मना रहा है कि सीज फायर करो, ये मामला तय करो, जी फलाना ये होगा, वो करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसके अपने करप्शन के केसेस खुलने हैं, इसके बाद सारा ध्यान उधर आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, एक और यहाँ पर मामला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंक्वायरी खुल गई है, और वो चाइना की बैक हुआ है, उन्होंने डिमांड की है कि अब इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि इसराइल ने जो वार क्राइम्स किए हैं और वो क्या क्राइम है। इनको जो कहा था कि आपने थर्मल यूज नहीं करना या फास्ट फूड बम नहीं यूज करने, वो इन्होंने किया है, जो कि जंग के अंदर ममनू है जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब नेतन्याहू को मसला ये है कि अगर ये जंग रुकती है तो मेरे करप्शन के केसेस भी खुल जाएंगे,
और फिर डिमांड ये होगी इसराइल के इंटेलिजेंस इदारों से कि आप रिजाइन करें, चीफ से उनके रिजाइन होगी, वजीर आजम को कहेंगे रिजाइन करें कि तुमने इतनी बुरी तरह गुफअप कर दिया है, तुमने कोई मामला हैंडल नहीं किया, तुम बताओ कैसे एजेंसियां नाकाम हुई 7 अक्टूबर को। फिर नेतन्याहू के खिलाफ केसेस खुल रहे हैं, उसके खिलाफ हिमायत बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी ये सारे का सारा मामला जब खुलेगा तो उसको इसराइल कैसे मैनेज करेगा? इसराइल तो नहीं चाहता मैनेज करना, वो ये चाह रहा है। ऊपर से सोचिए जरा, वो कह रहे हैं कि अब ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, गजा के अंदर हमने लोगों को वापस भेजना शुरू किया है, वहां से हम निकाल रहे हैं। अगर ये सीज फायर होता है तो इसका मतलब है कि कल को सारी की सारी वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा वो जो प्लान था कि हम अगले ममालिक को भी करेंगे, फलाना करेंगे, वो तो हमारा नहीं पूरा होगा और हमने तो आगे बढ़ना था। तो यहाँ पर तो हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए आगे वो बढ़ते हैं। इसराइल के पास उनके अपने मीडिया ने कहा कि सिर्फ 1-2 हफ्ते हमारे पास बाकी है, इससे ज्यादा हम ये मामले को प्रोलोंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंटरनेशनल हिमायत तेजी से खो रहे हैं। इवन के इसराइल को सपोर्ट का ऐलान जरूर किया अमेरिका ने बात, लेकिन वो डील भी तो साथ साथ करवा रहे हैं कि भाई तुम ये लड़ाई खत्म करो। असल में पहले वो सीज फायर पर माना नहीं, उसे कहा चलो स्टार्ट यहाँ से करते कैदियों का तबादला। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जो डील हुई थी उसमें पहली शर्त क्या थी? जंग जारी थी, आखिरी दिन तक जंग जारी थी, एंड वाले दिन तक जंगें जारी थी, लेकिन ये बात हुई थी कि जंग बंदी नहीं होगी। अफगान तालिबान ने कहा था जो मर्जी हो जाए जंग बंदी नहीं होगी, जंग बंदी तो हमने करनी नहीं, सीज फायर नहीं होगा, हाँ कैदी रिहा करने। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इनके कई फोर्सेस के लोग रिहा किए, उधर से अफगान तालिबान के लीडर रिहा होना शुरू हो गए। तो कतर ने जब ये सोचा कि यार चलो कुछ नहीं, एक यहाँ से शुरुआत तो करते हैं, तो कैदियों से शुरुआत वहां भी हुई थी। फिर उसके बाद अगले मामले पर ही गए थे। यहाँ भी उन्होंने कहा जी कैदियों से शुरुआत हो गई है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब अगले मरहले पर पहुंचते हैं, चलो अब अगली सूरत हाल को देखते हैं। ये सारे का सारा मामला हुआ था, ये सारी की सारी चीजें हुई थी। बढ़ते बढ़ते मामला काफी हद तक आगे चले गए थे। देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बिल्कुल हमें बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि इसराइल ने जो प्लान बनाकर रखा हुआ था कि जी मैं बड़ी आसानी के साथ ये जंग जीत लूंगा, वो जंग इसराइल अभी नहीं जीत रहा। लेकिन एक चीज जो उन्होंने हिंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एटम बम गिराएंगे, वो रूस, चाइना से लेकर पूरी दुनिया का जो सख्त रिएक्शन आया है। देखिए पहले ये बयानियां बनाते थे कि जी हमास के लोगों को मारा है, फलाना मारा है। इस दफा तो दुनिया ने वो मनाजिर देखे हैं, वो फुटेजेस देखी हैं, वो सब चीजें देखी हैं कि कैसे ये लोग मार रहे हैं वहां पर लोगों को, आम बच्चों को मार रहे हैं। हस्पतालों को नहीं छोड़ा इन्होंने, हस्पतालों से लेकर मस्जिदों तक ऐसे ऐसे मिसाइल दाग रहे हैं, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और ये ही उनकी असल में कुल ताकत है कि वो आम मासूमों को मार सकते हैं। वरना ग्राउंड के ऊपर तो हमास के साथ जो मुकाबला हुआ है, उन्होंने इनको शारक से पकड़ा हुआ है। तो आप बताइए ना कि अगर उनके पास इस ऊपर से मुसलमान ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है अवाम का कि भाई आप लोग मदद करने क्यों नहीं जा रहे इनकी। अमेरिका को ये बात बताई है उनके इंटेलिजेंस इदारों ने भी कि अगर ये जंग बढ़ती है और इसराइल को बाहर लेकर जाता है तो अमेरिका पर तो हमले होंगे। इसमें फिर चाइना दूसरी साइड पर होगा, रूस दूसरी साइड पर होगा। जो हाल यूक्रेन का हुआ है उससे 1 लाख गुना ज्यादा बुरा हाल आपका यहाँ पर होगा। वहां पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तो आपके अड्डे हैं, वो तो नहीं छोड़ेंगे, और वो तो यानी यमन तो नहीं छोड़ेगा। या फिर आप सोच लें यमन के बाद इराक नहीं छोड़ेगा, शाम नहीं छोड़ेगा, ईरान नहीं छोड़ेगा, हिजबुल्ला नहीं छोड़ेगा, हमास नहीं छोड़ेगा। ये तो कुछ 13-14 फ्रंट आपके छोटे बड़े सारे खुल जाएंगे और ये इतने ज्यादा खतरनाक होंगे। तुर्की के ऊपर प्रेशर हो, अगर तुर्की इसमें कूद पड़ता तो बताइए क्या फिर सूरत हाल होगी। देखिए अभी इनको समझ नहीं आ रही कि हमने इस लड़ाई को लेकर कहां तक जाना है, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, इजराइल का अंजाम भी इसमें बुरा होगा। चाहे और अगर देखिए इसमें क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसराइल के फौजी बहुत ज्यादा मरेंगे, और ये लड़ाई अगर फैलती है तो मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर ये और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इसकी लपेट में आएंगे, वो और नुकसान है। अमेरिका पर हमले होंगे और नुकसान है। और इसराइल अगर छोड़ता है तो सारी जिंदगी के लिए याद रखिएगा इसराइल का जो दबदबा वो खत्म हो जाएगा। चाइना और रूस चाहेंगे कि उसके बाद हमास के साथ डायरेक्टली वो राब्ते करें। अगर इस जंग के अंदर यहाँ पर सीज फायर हो जाता है और उनके साथ मामला तय करें, उनको हथियार दें कल को, चूंकि वो सोचते हैं कि ये लोग आसानी के साथ अमेरिका और इसराइल और उनके इत्तेहादियों को हरा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो जो सूरत हाल इस ग्राउंड के ऊपर पैदा हुई है वो इसराइल की आज ये बहुत बड़ी शिकस्त है,
कि उनके 100 लोग अगर एक्सचेंज हो गए। यही तो बात पहले दिन से हमास कह रहे थे, इजराइल तकब्बुर में कह रहा था, और ना ना मैं तो ये काम नहीं करूंगा। अब घुटने टेकने पड़े हैं, करना पड़ा है, तो फिर करेंगे ये लोग। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।